Hello everyone, good afternoon. Yes, Prachi, good noon. Avinash, Ankita Jaiswal. Hello, good afternoon. I hope I am audible to you all now. Please talk in chat. Is everything fine to you? Prachi, Mohit, Ankit, Prem, Gaurav Gulati, Vivek Verma, Snappy. Are you all there with me? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? Yes, hello Gaurav. गौरव गुलाटी आप कहाँ से हो? From which city you are? Please bring SFM revision sessions whether paid or unpaid. Sure, sure. We are working upon it. Gaurav Gulati, Ishita Lal, okay, Ankush, Divakar, okay, Divakar, you are back here. Yogesh Rathi, good afternoon. Kusum, और कौन कौन है भाई? भाई प्रेजेंट सर तो बोल दो. गौरव गुलाटी इज फ्रॉम बोकारो. ओके, अटेंडेंस दे दीजिए. अटेंडेंस. यस सर, प्रेजेंट सर. तोमल माइती, ओके, हेलो तोमल. प्रेजेंट सर बोल दीजिए. यस सर, आई एम हियर सर. हाय सर.
दिवाकर इज प्रेजेंट, ओके। और कौन कौन है जी? बस दो चार लोग ही आए हैं लग रहा है। प्राची अग्रवाल, यस सर। नितिन चिकारा, प्रेजेंट सर। कमल माइती फ्रॉम कोलकाता, प्रेजेंट सर। इशिता लाल, प्रेजेंट सर। ओके। सो आप लोग ऐसे ही बात करना है कि पढ़ने आए हैं? विवेक वर्मा, हाय सर। अमित कुमार शर्मा, यस सर। आप लोग पढ़ने आए हैं कि सिर्फ बतियाने आए हैं, ये बताइए। जल्दी बोलिए, जल्दी। एसएफएम रिवीजन चाहिए, ओके। करेंगे करेंगे, सब करेंगे। अतुल बोल रहे हैं एसएफएम रिवीजन चाहिए। नितिन कह रहे बातचीत करने आए हैं सर, पढ़ने वढ़ने नहीं आए हैं। वेरी गुड। सोनू केडिया, प्रेजेंट सर। बात करते करते पढ़ेंगे, इशिता कह रही है। वेरी गुड। गौरव गुलाटी भी बात करने ही आए हैं। अंकुश बोल रहा है पढ़ने आए हैं। तमल बोल रहा है वी आर रेडी सर। अंकुश कह रहे हैं सर, डज द सेवियर बुक कंटेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स और डू वी नीड टू डू एडिशनल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द मेन मटेरियल ऑल्सो? सेवियर बुक comprises all, but provided you have to do the classes of savior also, वरना थोड़ा बहुत अपना मेन बुक से करना पड़ेगा। अगर आप क्लासेस कर लिए सेवियर का तो सब कुछ कवर है, क्योंकि हमने सेवियर बुक में बहुत सारा चीज़ लिखवाया था ऊपर से भी। अंकित आचार्य, आपको याद आया था, आपका याद आया था, ओके। टू थिंग्स करने आए हैं प्राची, एमटीपी एंड प्लानिंग स्ट्रेटेजी। रुजुता गांधी, प्लीज गिव सम डिस्काउंट ऑफर इन सीए फाइनल एससीएम। ठीक है, आप कल भी ये बात बोले थे, बट एज सच अभी कोई डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल नहीं है। हमें भी खर्चा चलाना है, क्या करें। नितिन चिकारा, आप पकड़ लिए मेरा टैग लाइन। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। मतलब सर को बतियाने से रोकना हो तो सीधा एक ही डायलॉग डला दो, चलिए शुरू करते हैं। नहीं तो आप भी अपने सर को जानते ही हैं, बतियाने में लग जाते हैं। अंकुश अग्रवाल कह रहे हैं डन 15 क्लासेस ऑफ सेम। वेरी गुड, सुपर। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ऑलरेडी मैंने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड करके अपने स्क्रीन पे डाला हुआ है। ओके गाइस, आई एम गुड आयुष, होप यू आर ऑल्सो फाइन। स्टार्ट विथ चैप्टर वाइज, क्या बोल रहे तमल? मैं तो सिर्फ एमटीपी करने आया हूँ। आप आगे चलो, हम साथ हैं। वेरी गुड, थैंक यू। योगेश राठी कह रहे हैं स्टार्ट कर दीजिए सर। पढ़ाई का जब टैगलाइन डालते हैं ना, मैं देखता हूँ बच्चा लोग कम आता है, ऐसे ही कुछ भी डालते हैं तो बच्चा लोग ज़्यादा आ जाता है। चलिए, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें पढ़ाई लेके प्रभु का नाम। ओके, सो एमटीपी को लेके बड़ा हलचल चल रहा था। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एमटीपी एक बार करा दो, सर एमटीपी एक बार करा दो। तो एमटीपी में दोस्तों सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़कर सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा आपको, आई विल ओनली टेक अप द न्यू क्वेश्चन। जो न्यू क्वेश्चन है हम सिर्फ उसी को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इज़ इट फाइन? सो चलिए, आप एक बार अगर कह दें कि इज़ इट फाइन, इट्स फाइन, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे पवन जी, क्या बोल रहे हैं आप? लेके सतीश सर का नाम? नहीं नहीं, लेके प्रभु का नाम।
प्लीज़ ब्रिंग वन वीडियो ऑन हाउ टू रिवाइज कॉस्टिंग। मैं हाउ टू रिवाइज कॉस्टिंग इतनी बार बता चुका हूँ ना अंकिता, कि मेरे को समझ नहीं आता वापस एक वीडियो में क्या बताऊँ। रिवीजन कॉस्टिंग का करना या किसी भी सब्जेक्ट का करना एक ही तरीका है, कोई अलग से तरीका थोड़ी है। चलिए, इट्स फाइन। अनमोल तिवारी वेलकम। अनमोल तिवारी। ओशु भाटिया, ओके, न्यू मेंबर ज्वाइनिंग, ओशु भाटिया, वेलकम वेलकम वेलकम। या इट्स फाइन। ओके, सो मॉक टेस्ट में, अरे यार पढ़ाई कर लो ना। देखो आयुष डिस्ट्रैक्ट करो, आप बोल रहे हो हेयर स्टाइल तो मस्त है। अब हेयर स्टाइल देख लो या फिर पढ़ाई कर लो। देखो सर स्क्रीन में क्या दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हेयर स्टाइल मस्त है। गजब हैं आप लोग भी ना, बच्चे, मतलब क्या बोलूं। चलिए, गुड हेयर स्टाइल, ग्रेट। तो मैं ये कह रहा था, मॉक टेस्ट पेपर में जो जो क्वेश्चन कॉमन है वो सब मैं हटा दूंगा। मैं जिसमें ब्लू सर्कल कर रहा हूँ वो सब क्वेश्चन कॉमन कॉमन है, ओके। अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पुराने आईसीआई मैट के क्वेश्चंस है या फिर पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, ओके। सो हम लोग उसको पिकअप नहीं करेंगे। सो ये यहाँ पे सिक्स सिग्मा वाला एक क्वेश्चन आया, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट क्वेश्चन है जो टारगेट कॉस्ट में हम लोग किए हुए हैं। 2 नंबर एकदम रिपीट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं दिया इंस्टीट्यूट, ओके। 3rd नंबर ये डिवीज़न जेड ई वाला क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, ओके। इसमें वो वही हाई फाई वाला क्वेश्चन है, हाई और फाई। हाई एक मैनेजर है, फाई दूसरा मैनेजर है, ओके। तो दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन, हाई और फाई वाला, ओके। सो ये क्वेश्चन भी हम लोग नहीं करेंगे। 4 नंबर ये एफ मैनेजेस अ कैंटीन, अपने क्लास में किए हुए। एस मैनेजेस अ कैंटीन, यहाँ पे दिया हुआ एफ मैनेजेस अ कैंटीन, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है रेलिवेंट कॉस्टिंग का। 4 का बी में ये वाला क्वेश्चन भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ये आपका नवंबर 19 एग्जाम में आया था। रीजंस बिहाइंड ड्रॉपिंग ऑफ प्रॉफिटेबल क्लाइंट, तो नवंबर 19 के सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब में डाल दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। 5 क्वालिटेटिव फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर आउटसोर्सिंग और मेक और बाय डिसीजंस, ये भी आपको बेसिक में कराया हुआ ही होता है। सो यहाँ पर ये भी नवंबर 19 का रिपीट क्वेश्चन है। ये सी नंबर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का रिपीट क्वेश्चन है। श्रृंखला सहाय कह रही हैं अभी इंटरनेट स्लो है, प्लीज़ अपलोड दिस वीडियो ऑन योर चैनल। ओके, ओके मैडम, आई विल डू इट। इशिता लाल इज आस्किंग वन क्वेश्चन कि मैकेनिकल असेंबली वैल्यू एडिंग है कि नॉन वैल्यू एडिंग है। उस क्वेश्चन में मैकेनिकल असेंबली वैल्यू एडिंग है, सेटअप नॉन वैल्यू एडिंग है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन किया हुआ आपका डीजेबी बुक में भी आपको मिल जाएगा, यू विल गेट दिस इन डीजेबी बुक ऑल्सो, ओके। सो नेक्स्ट 5A भी एक रिपीट क्वेश्चन है रेलिवेंट कॉस्टिंग का। रेलिवेंट कॉस्टिंग का रिपीट क्वेश्चन है, ओके। इसमें मुझे बताइए तो थोड़ा सा मैं आपका जानकारी टेस्ट करना चाहता हूँ कि मटेरियल पी का रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा। एक बार आप डेटा देख लो, डेटा को देख लो आप, यहीं पे इंफॉर्मेशन है सारा। यूनिट्स रिक्वायर्ड इज 500, ऑलरेडी इन इन्वेंटरी इज ऑल्सो 500, बुक वैल्यू इज नॉट रेलिवेंट, रिलाइजेबल वैल्यू इज 12 एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 15, ठीक है। सो इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ओ and P are from stock that was purchased in excess previously. So these are
एक्सेस स्टॉक प्रीवियस परचेज का। मटेरियल ओ का कोई यूज़ नहीं है, उससे अपने को मतलब नहीं है। मटेरियल पी का बोल रहे हैं कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर 700 यूनिट्स ऑफ जेड विच करेंटली कॉस्ट ₹11 पर यूनिट। सो मटेरियल पी का रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा? सिंस एक्सेस है तो बेनिफिट्स लॉस लेना है, एक्सेस है तो बेनिफिट्स लॉस लेना है, विच विल बी हायर ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू विच इज़ 12 रुपीज़ करके, या फिर 12 इंटू 500 करेंगे तो 6000 आएगा। और दूसरा नंबर क्या तो आप सब्सटीट्यूट यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, 11 इंटू 700 7700 आएगा। ठीक है, 11 इंटू 7700 जिसमें से हायर वाला लिया जाएगा 7700। ओके, बट इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर हम पी को फ्रेशली परचेज करेंगे ना, अगर फ्रेश परचेज करेंगे तो उसका कॉस्ट 15 करके आएगा, 15 इंटू 500 करके 7500 ही आ रहा है। सो नॉर्मली ऐसे सिनेरियो में हम सजेशन देते हैं कि आप अपना फिर मटेरियल पी को ऑल्टरनेटिव यूज़ में ही ले जाइए ना, जो स्टॉक है उसको ऑफ़र में यूज़ मत करिए। आप ऑफ़र के लिए हमेशा मदद करने का एटीट्यूड रखते हैं, तो मदद करना है तो सस्ता में करेंगे ना, नया ही खरीद के ले आएंगे। हम क्यों 7700 सेक्रीफाइस करेंगे, इंस्टेड हम 7500 में हेल्प करेंगे ना। सो दैट इज़ द आइडिया। सो हियर द रेलिवेंट कॉस्ट शुड बी 7500, बट आपका इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में 7700 दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में 7700 दिया हुआ है, बट आइडियली इट शुड बी 7500। हमने अपने करंट डीजेबी बुक में तो इसको करेक्ट करवा दिया है। ओके, बट आपके रेफरेंस के लिए इंस्टीट्यूट में 7700 ही दिखा रहा है। इंस्टीट्यूट ये वाला पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा है कि हमारा ये मटेरियल जब बाज़ार से 7500 में आ जाएगा तो वाई नॉट हेल्प आवर कस्टमर एट लीस्ट कॉस्ट। Okay, so 7500 should be the ideal relevant cost. Fine. Is my audio clear to you all? आपको मेरी ऑडियो पूरी क्लियरली सुनाई दे रही है क्या? So why not help our customer? कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा ना ऑडियो में? अंकिता जायसवाल का क्वेश्चन है, आई टुक द 19A बैच, उसमें मैट में क्वेश्चन का रेफरेंस नहीं दिया, कौन से ईयर का है, आईसीए के सोल्यूशन से मैच नहीं कर पा रहे, आईसीए का क्या पैटर्न है सोल्यूशन का। सो आप चाहते क्या हैं ये बताइए ना मेरे को। आपको डीजेबी बुक ले लेना होगा, दिव्य जड़ी बूटी बुक ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके ओके, नो इश्यूज, फाइन। इशिता लाल पूछ रही हैं, क्वेश्चन 4 में 1 ईयर का सेविंग निकाल सकते हैं या लाइफ टाइम का दिखाना होगा? क्वेश्चन 4 माने कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं आप? अगर आप ये कैंटीन वाले सम का बात कर रहे हैं तो आप दोनों दिखाइएगा, क्योंकि प्लान 5 साल का है ना। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके आपको टोटल सेविंग्स 5 साल का निकाल के फिर बता सकते हैं आप लास्ट में कि पर ईयर का इतना है, या पर ईयर का निकाल के इंटू 5 कर देंगे। ओके, सो हम आगे बढ़ें। 5A भी हो गया हमारा। सो मैं आपको 5B कराऊंगा अभी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है। और 6A कराऊंगा, TQM का क्वेश्चन है, ये 1-2 नया क्वेश्चन है तो ये 2 कराने वाला हूँ। और 6B आपका पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, 6B आपका पुराना क्वेश्चन है जो बजटिंग से जुड़ा हुआ है, पहले का एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, और ये आपका इंस्टीट्यूट मैट में भी दिया हुआ है। तो बेसिकली 2 ही क्वेश्चन करना है आपको मेरे साथ, 6A और 5B। फाइन। सो हम लोग ये 2 क्वेश्चन अभी करने वाले दोस्तों, और मैं इसको कराने के लिए अपना SGC का DJB बुक को रेफर कर रहा हूँ। ये अभी अपना DJB बुक लेटेस्ट में अपडेट हो रहा है, तो मेरे पास एक प्रूफ रीडिंग के लिए फ़ाइल आया था, तो उसी को लेके मैं आपको करा दे रहा हूँ। ओके, ये DJB बुक मैंने खोल लिया है।
If anyone has taken your lecture and didn't get DJB, they have to purchase separately that book and that lecture too. DJB lecture you don't have to purchase. DJB lecture purchasing is your choice. But if say in your old batches if you have not got DJB, then you have to purchase DJB separately. In current batches we are giving DJB to our students. Okay, we started that from 19B batch, 19B 20A. So in current batches students are getting DJB because that time only we launched DJB, and all previous students need to purchase DJB. ओके तो ये DJB का लेटेस्ट बुक है, मार्केट में भी निकाला नहीं हूँ, उसमें MTP May 20 अपडेट नहीं किया हूँ मैं. आपको DJB का पेज नंबर खोजने का ज़रूरत नहीं है. आप क्या कर सकते हो, आप ICAI मैट से डाउनलोड कर लो, ICAI मैट से डाउनलोड कर लो, मतलब ICAI वेबसाइट से डाउनलोड कर लो MTP को, और वही वाला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन को ओपन कर लो. आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन को फिर ओपन कर लो. ICAI वेबसाइट से जाकर May 20 का मॉक टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर लो और इसको अभी ओपन कर लीजिए आप, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन. ठीक है. Okay friends, so I am starting with you this standard costing question of MTP May 20. It's one of very easy question. Just क्या है कि थोड़ा सा नया दिखता है ना तो मन घबरा जाता है एज यूजुअल, बट अगर आप इसको पकड़ के करेंगे तो इजी क्वेश्चन है. देखिए पढ़ते हैं. ZM Inc. is a family run business based in country Z. It is a manufacturer of two types of flooring rolls, one for industrial usage and other for domestic residential use. फ्लोरिंग रोल्स होता है ना, काइंड ऑफ कारपेट बोल सकते हो आप. थ्रू आउट द मेन लैंड ऑफ कंट्री जेड, वो कंट्री जेड में बिक्री करता है. कंपनी स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक फ्लोरिंग. It is now an established player in this market. In the recent years, the company pioneered into making flooring rolls for industrial usage. So कंपनी रेसिडेंशियल फ्लोरिंग से स्टार्ट किया था और अब इंडस्ट्रियल में भी पायनियर हो चुका है. द मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बजटेड एंड एक्चुअल डेटा फॉर 2019. स्टैटिक बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट. स्टैटिक वर्ड से कुछ घबराना नहीं है, इट्स जस्ट लाइक बजट. स्टैटिक बजट बेसिकली मतलब होता है फिक्स बजट. फिक्स बजट हम तब बनाते हैं जब हमें श्योरिटी होता है कि हम यही वॉल्यूम पे ऑपरेट करेंगे. तो कंपनी को श्योरिटी था कि यही वॉल्यूम बेचेंगे, इसलिए स्टैटिक बजट. देन एक्चुअल रिजल्ट दिया हुआ है. दो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक. टोटल है रुपीज़ इन थाउजेंड, रुपीज़ नहीं है बेसिकली, यहाँ पे जेड डॉलर है, करेंसी यूज़ किया हुआ जेड डॉलर. जेड डॉलर इन पहला वाला यूनिट्स इन थाउजेंड है, दूसरा वाला जेड डॉलर इन मिलियंस है. ओके, so we will analyze this again. In late 2018, a market research estimated market volume for industrial and domestic flooring at 8 million rolls. So you can say कि इनका यहाँ पे ये budgeted market था 8 million rolls, ये budgeted figure है. Actual market volume for 2019 was 7 million rolls. So actual market was 7 million rolls. Next, actual sales trend of ZM Inc. is indicative of the sales trend for individual products in the future years. It is likely that they might continue to sell a similar sales trajectory. A newly appointed accountant has computed the following variances. See, this line has got no much importance. It's just indicating that जो भी एक्चुअल सेल्स अभी होगा वही फ्यूचर को और भी ज़्यादा डिटरमाइन करेगा. करेंट में जो एक्चुअल का पैटर्न है वही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा. तो हमारा अकाउंटेंट ऐसा वेरिएंस वगैरह निकाला है. जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स मिक्स लिखा हुआ है जिसका दो पार्ट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, तो दोनों को मिला देंगे ना तो टोटल आ जाएगा विच इज़ कमिंग 0.6 फेवरेबल. उसी तरह से यहाँ पे भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल है, दोनों को मिला देंगे 1.7 फेवरेबल आ जाएगा.
और मिक्स और क्वांटिटी को मिला रहे हैं तो ये 2.3 आ रहा है, मतलब ये वॉल्यूम वेरिएंस है, दिस इज वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, फिर क्वांटिटी वेरिएंस का दो पार्ट है, मार्केट साइज और शेयर, दोनों को मिला दीजिए तो क्वांटिटी वेरिएंस आ गया, इसी का ब्रेकअप दे दिया है। सो एक्चुअली अकाउंटेंट ने वॉल्यूम से एनालिसिस किया है, दो वेरिएंस छोड़ दिया है, एक है टोटल सेल्स वेरिएंस और एक है सेल्स प्राइस वेरिएंस। और दूसरा, सिंस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में बातचीत हो रही है, इसलिए ये सारा वेरिएंस कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में शायद निकाला हुआ होगा, ठीक है, रेवेन्यू के टर्म्स में नहीं निकाला हुआ होगा। M refers to million. Assuming yourself as a performance management expert of ZM, the CEO has asked you to advise strategic inputs on two types of flooring roles to help out her in strategic decision making. तो strategic decision making में आपको कुछ strategic input देने बोला है, बेसिकली आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस पहले करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस एनालिसिस में देखिए, क्वेश्चन में एक वेरिएंस छोड़ा हुआ है, वो है सेल्स प्राइस वेरिएंस, और सबका ओवरऑल जो वेरिएंस होगा टोटल सेल्स वेरिएंस, उसको भी छोड़ा हुआ है, दो वेरिएंस छोड़ा हुआ है, और बाकी सब वेरिएंस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जिसको कंप्यूटेशन सही तरीका से किया हुआ है कि नहीं उसको अपने वेरीफाई कर लेंगे, हो सकता है वेरिएंस गलत निकाला हुआ हो तो फर्स्ट विल वेरीफाई and then we will discuss about some performance measurement steps, or based on that we can give the strategic inputs to the company. So first step comes that we should calculate this variances. Okay, so variance calculation के लिए आप यदि कॉपी ले रखे हैं तो कॉपी में बना लीजिए। ओके, MTP में 20 रेफरेंस लिख लीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे अभी आपका सिंपली लिख दे रहा हूँ बजट में क्या है और एक्चुअल में क्या है। ओके, मेरा तो यहीं पे पेज इंसर्ट हो जाएगा ना दोस्त। चलो मैं आ गया। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ओके। सो वी हैव टू प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक। यहाँ पे देखो सोल्यूशन में डोमेस्टिक पहले कर दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले डोमेस्टिक करना है कि पहले इंडस्ट्रियल करना है, जैसे आपका इच्छा वैसे करिए। इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक। सो यूनिट सेल्स सब कुछ इन मिलियन रखते हैं, ठीक है। तो ये 200,000 को मिलियन में ले जाएंगे ना तो 0.2 बनेगा, उसका अमाउंट है 10, तो ये आएगा रेट 50, फिर ये 0.6 होगा, ऑल आर इन मिलियन। ओके, सो दिस इज 24, so this will be 40, so total is 34, here total is 0.8, 0.8 is 8 lakh, मिलियन में तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 2 लाख बाई 10 लाख करने से 0.2 आएगा ना। नाउ इसके बाद मार्केट साइज, यहाँ पे देखिए टोटल मिला के इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक का मिला के 8 मिलियन है, सो यू कैन से मार्केट शेयर was 10%, market share was 10%. You have to note all these, otherwise it will be tough for you to relate later on. Actual में 270, 570, so that means it will be 0.27, 0.57, then we have 0.84. Okay, so amount here is 12.825 and here it is 15.390, total is 28.215,
So what will be the rate? Are you there with me? If you can help me to find out the rate please. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं रेट निकालने में, कि मैं अपने आप कर लूँ? कोई है जो मेरे साथ पढ़ रहा है, कि मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। कोई है तो जवाब दें, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसी खुदा की इच्छा। रेट है 47.5, यहाँ पे रेट आ रहा है 47.5। 15.390 डिवाइडेड बाई 0.57 इज, रेट आ रहा है 27। ओके, थैंक यू इशिता, थैंक यू ओशु, थैंक यू खुशी। मार्केट साइज यहाँ पे 7 मिलियन, तो ये आ जाएगा 12%। 0.84 बाई 7 करने से 12% आ रहा है। ओके, so now what we have to do is we have to find the variances. See, these are your working notes. Working note number 1 is this one. Working note number 2. Working note number 2 is we are finding, say, total sales variance. We are finding, say, total sales variance. Total sales variance will be what? Actual sales minus budgeted sales. Basically, since here contribution is there, so actual contribution minus budgeted contribution. 28.215 minus 34. आंसर बोलिएगा। 28.215 minus 34. I am waiting for your answer. ये कितना आ रहा है? 28.215 minus 34. The answer is $5.785 million. ठीक है। Ishita is asking, can we write working note before main solution in exam? Yes, you can. You are always allowed to do that. Okay, so this is one of the variance, say number 1 or say number A. Next we are finding sales price variance. Sales price variance. Thank you Khushi and Ishita for giving me the answers. Next we are having sales price variance. सेल्स प्राइस वेरिएंस में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों को अलग अलग करना है। पहले इंडस्ट्रियल का करते हैं, फिर डोमेस्टिक का करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द प्राइस वेरिएंस। 47.5 माइनस 50 इंटू 0.27, बताइए आंसर। 47.5 माइनस 50 इंटू 0.27, this is 0.675 adverse. Then secondly we have 0.57, no sorry 27 minus 40 into 0.57, क्या आएगा देखिए। 27 minus 40 into 0.57, यस, सेकेंड वाला का आंसर बताइए। $7.41 एडवर्स। ये वाला 5.785 भी एडवर्स है। तो टोटल क्या आ रहा है? 7.41 और 0.675 का, दिस इज कमिंग 8.085 एडवर्स। 8.085 adverse. Okay, now rest
you can just see whether it's everything tallying with the given solution or not. For rest you don't need to do the calculation. आपका calculation का part यहीं पे ख़त्म हो रहा है. Rest is interpretation. Okay. Rest for understanding purpose we are doing some calculation, not required for exam. Okay, you may not do this because the question is already solved. So what is suggested is you should verify. आप कैलकुलेटर में करके वेरिफिकेशन कर लेना एग्ज़ाम में अगर ऐसा सम आता है तो इंडस्ट्रियल में यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम वेरिएंस एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, दैट मीन्स इट विल बी 0.27 माइनस 0.2 इंटू स्टैंडर्ड 50, डोमेस्टिक में 0.57 माइनस 0.6 इंटू 40, देखिए क्या आंसर आ रहा है. .27 minus 0.2 into 50 is 3.5 favorable, and here 0.57 minus 0.6 into 40, it is coming 1.2 adverse, so 2.3 favorable. So you see it is tallying with what was given already in the question. 2.3 favorable is already tallying, right? So ये tally हो रहा है, मतलब तसल्ली हो गया. आपको ज़रूरी नहीं है दिखाना, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ because it might help us to write some comments if we don't discuss it right now. Sales mix variance, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक मिक्स वेरिएंस कैसे आता है? इट इज़ सपोज टू बी एक्चुअल सेल्स माइनस टोटल एक्चुअल सेल्स यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट. दिस इज द फॉर्मूला. सो एक्चुअल सेल्स यूनिट इज 0.27 minus total actual sales units is 0.84 into standard proportion will be 0.2 to 0.6. So it is 1:3. So 0.27 minus 0.84 into 1/4. 1/4 कैसा है? ये proportion है, देखिए, which is 1:3. ठीक है, into standard rate is 50. Similarly 0.57 minus 0.84 into 1/4 into 40. देखिए ये आंसर कितना आ रहा है. मिक्स वेरिएंस बता दीजिए. 0.27 माइनस 0.84 डिवाइडेड बाई 4 करने से ये आ रहा है 0.21. सो 0.21 के जगह हमने 0.27 सेल किया, इंटू 50 करके आ रहा है 3 पॉजिटिव, 3 फेवरेबल, 3 फेवरेबल. एंड नेक्स्ट 0.57 माइनस, यहाँ पे 3/4 होगा. आई एम सो सॉरी, 1:3 का रेशियो है ना, 1:3. सो दिस विल बी 3/4. तो ये वाला क्या होगा, देखिए 0.84 इंटू 3/4 करने से आ रहा है 0.63. सो 0.57 माइनस 0.63 इंटू 40 करके आ रहा है 2.4 एडवर्स. सो रिजल्ट आ रहा है 0.6 फेवरेबल, 0.6 फेवरेबल.
वॉज दिस ओनली द मिक्स वेरियंस? ये देखिए 0.6 फेवरेबल, 2.4 एंड 3, करेक्ट। तो इससे समझ में आया कि हमारा सब कुछ सही हो रहा है, डेटा से मैच हो रहा है। इसी तरह से सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस आता है। अब इसमें एक चीज़ सीखने का है, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस अलग अलग कैसे निकाला। हम लोग तो क्लास में सीखते हैं कि कंबाइंड वे में निकालते हैं, तो अलग अलग कैसे निकाला वो सिखा दूँ आपको, ठीक है। देखो एक तरीका होता है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस से रिलेट करके करते हैं ना, तो कंबाइंड वे में होता है वो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी माइनस टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड weighted average rate. Okay, this is the combined approach. So total actual quantity if you say it is 0.84, total standard quantity if you see it is 0.8, दोनों का टोटल कंपेयर हो रहा है, 0.8 और 0.84 कंपेयर हो रहा है, ठीक है। और वेटेड एवरेज रेट आएगा इसको इससे डिवाइड करके, 34 को 0.8 से डिवाइड करके आएगा, सो इंटू 34 by 0.8. So if you solve, you'll get the answer 0.84 minus 0.8 into 34 by 0.8. So if you'll solve, this is coming 1.7 favorable. So this is coming in overall manner. Now if we want to get this separately for product wise, how will it come? The rule has to be sales quantity variance is equal to सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस माइनस सेल्स मिक्स वेरिएंस, एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस माइनस सेल्स मिक्स वेरिएंस, तो सबका वॉल्यूम अलग अलग मालूम है आपको, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक। वॉल्यूम वेरिएंस फॉर्मूला है 3.5 फेवरेबल, मिक्स का है 3 फेवरेबल, तो 3.5 माइनस 3 करके आ रहा है 0.5 फेवरेबल, और इधर है 1.2 एडवर्स, माइनस करना है 2.4 एडवर्स। सो दोनों एडवर्स को एडजस्ट करना है तो कितना बनेगा, ये बनेगा 1.2, जैसे 1.2 एडवर्स मतलब हो गया माइनस 1.2, और माइनस करना है आपको 2.4 एडवर्स मतलब हो गया माइनस 2.4। तो देखो ये क्या बन रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2.4 माइनस 1.2 कितना हुआ, 1.2 फेवरेबल, दोनों मिला के 1.7 फेवरेबल। पॉजिटिव आ रहा है माने फेवरेबल, नेगेटिव आ रहा है मतलब एडवर्स, ग्रेट। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑप्शन, ये ऐसे किया जाता है। आप चाहो तो इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, जैसे इसका फॉर्मूला माइनस इसका फॉर्मूला करोगे ना तो एक फॉर्मूला भी बनता है विच कैन बी, किताबों में दिया होता है, मैं तो कभी कराता नहीं बट अभी बता देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला हो सकता है, जैसे यदि आप वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला देखोगे तो इट इज़ सपोज टू बी AO माइनस BO इंटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, कॉमन ले लो, स्टैंडर्ड रेट को बाहर ले आओ और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो अपने आप, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, तो उससे भी वैल्यू बैठा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये तो मैंने एकदम बचकाना शॉर्टकट लगा दिया कि दोनों वेरिएंस को माइनस कर दीजिए तो अलग अलग आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है ई के बाद दो और निकाल के दिखाना है आपको, वो है मार्केट साइज और शेयर। मार्केट साइज वेरिएंस, मार्केट साइज वेरिएंस आता है आपका मार्केट साइज को कंपेयर करके। मार्केट साइज पहले था 8, अभी हो गया है 7, सो साइज मार्केट का गिर रहा है, फेवरेबल एक एडवर्स है, एडवर्स है। एक्चुअल मार्केट साइज विच इज़ 7 माइनस बजटेड मार्केट साइज विच इज़ 8 मल्टीप्लाइड बाय बजटेड मार्केट शेयर दैट इज इक्वल टू 10%, राइट। budgeted market share is 10% multiplied by weighted average rate, standard weighted average rate which is 34 by 0.8,
So this will give you market size variance. I'm not explaining how to calculate, I'm just doing the calculation. So 7 minus 8 into 10% into 34 divided by 0.8. So this is coming 4.25 adverse. Why adverse? Because it is in minus. Actual market size has fallen. Next आ रहा है last, market share variance. Share variance, if you see, share has increased. 10 से 12 हुआ है. 12% minus 10%. You remember actual share 12% हो गया था, तो 10 से 12 हो गया. 12 minus 10 into actual industry size. You need this share now on an actual industry size when size has increased, into 34 by 0.8. So you calculate this and see how much you are getting here. 0.12 minus 0.1 into 7 into 34 by 0.8. So this is coming 5.95 favorable. If you combine this two, you will get 1.7. You see, all the others have tallied. That means our accountant has done all the correct calculation, and only that he has calculated on sales volume variance directly. He has not calculated sales price and total sales variance. Fine. So now क्वेश्चन में ये सारा कैलकुलेशन मांगा नहीं था. क्वेश्चन वाज आस्किंग यू टू शो स्ट्रैटेजिक इनपुट. ओके, आपको बोल रहा है एडवाइज करो स्ट्रैटेजिक इनपुट. 10 मार्क के लिए वो आपको पूछा है. सो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इनपुट के पहले आपको कमेंट्स देना चाहिए कि यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है. देखो मैं एक बार बोल दूंगा, फिर लिखा हुआ मिल जाएगा अपने को, आप ध्यान से सुन लो. सो कमेंट्स में अपने क्या बोलेंगे कि देखिए हमारा जो अकाउंटेंट है वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस से कैलकुलेशन किया है. ही हैज़ नॉट डन कैलकुलेशन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएंस विच इज़ सेल्स प्राइस वेरिएंस and as well as total variance. So you can just show the chart as a revised chart for the variance would be as follows. So we'll start from sales value variance, then show price and volume. प्राइस का आंसर और वॉल्यूम का आंसर आपको पता है, वॉल्यूम से फिर पूरा ट्री कंटिन्यू करके आप दिखा दीजिए. ठीक है. सो दिस इज़ द अप्रोच टू बी फॉलोड. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप वुड बी अकाउंटेंट ने क्या चीज़ नहीं दिखाया वो आप दिखा दो. नाउ यू डू सम एनालिसिस कि सेल्स प्राइस वेरिएंस यदि हम देखें इंडस्ट्रियल का एडवर्स आया है, दैट मीन्स इन्होंने प्राइस कम किया है. और फिर कनेक्शन देखेंगे, क्रॉस कनेक्शन, तो वॉल्यूम उसका थोड़ा सा ज़्यादा बेचा है. इंडस्ट्रियल का वॉल्यूम ज़्यादा बेचने का कारण शायद रिड्यूस्ड प्राइस रहा होगा. उसी तरह से डोमेस्टिक में प्राइस को कम किया है, डोमेस्टिक में प्राइस को कम किया है बट फिर भी जितना वॉल्यूम है उतना नहीं बेच पाए, वॉल्यूम फिर भी एडवर्स है. डोमेस्टिक का प्राइस कम करके भी हम लोग डोमेस्टिक का उतना सेल नहीं कर पाए हैं. ओके, सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि इंडस्ट्रियल का प्राइस कम करने से उसका सेल बढ़ रहा है और डोमेस्टिक का प्राइस कम करके भी उसका सेल नहीं बढ़ रहा है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल याद है आपको, उसमें आपको सिखाया गया था कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम करने से सेल बढ़ता है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में घुस रहा है. ठीक है, या फिर ग्रोथ से मैच्योरिटी फेज़ में घुस रहा है, ऐसा समझते हैं. और अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम करके भी सेल नहीं आ रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है. सो ये इंटरप्रिटेशन में आप बोल सकते हैं कि सिंस डोमेस्टिक का प्राइस कम करके भी हम लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसका डिमांड नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अब इस प्रोडक्ट को फेज आउट कर दें. ये स्ट्रेटजिक इनपुट में आप लिखोगे, ये है स्ट्रेटजिक इनपुट. लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट शुड बी वी शुड फेज आउट स्लोली द डोमेस्टिक वन. ओके, कंपनी जरूर डोमेस्टिक से स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, बट अब उसको धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए बिकॉज डिमांड भी कम हो रहा है प्राइस कम करने के बावजूद. ओके, और
इंडस्ट्रियल में ये नया लॉन्च किया है कंपनी, अभी उसमें थोड़ा प्राइस कम करके ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा प्राइस कम करके ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो प्रोडक्ट हो सकता है कि हम लोगों का ग्रोथ स्टेज में हो या मैच्योरिटी फेज़ में जा रहा हो, तो इसके ऊपर कंपनी को फोकस बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, यही स्ट्रेटजिक इनपुट है। अब इसको लिखने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, जिसमें से आपका इंस्टीट्यूट ने कमेंट करते वक्त मार्केट साइज को भी इन्वॉल्व किया है, मिक्स को भी इन्वॉल्व किया है। जैसे मिक्स का मतलब है कि इंडस्ट्रियल सेल्स अगर हम स्टैंडर्ड मिक्स में करते तो 0.21 होता था, तो 0.27 हो गया। यहाँ पे ये 0.63 होता, उसके जगह 0.57 ही हो रहा है। मतलब आप कंपैरिजन में, मैं वॉल्यूम से जैसे कंपेयर कर दिया, आप मिक्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि इतना सेल होना चाहिए था जबकि इतना हुआ, इतना सेल होना चाहिए था तो इतना हुआ। और ओवरऑल आपको बता देना चाहिए कि मार्केट भी देखिए, इस पूरे बिजनेस में मार्केट साइज सिकुड़ रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों का मार्केट कम हो रहा है। मार्केट साइज ऐसा लग रहा है कि रेसिडेंशियल का कम हो रहा होगा, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल पे दिख रहा है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उनका शेयर तो बढ़ ही रहा है। सो कॉम्पिटिटर्स ज़रूर छोड़ के जा रहे होंगे। जब डिक्लाइन स्टेज में कोई प्रोडक्ट होता है ना, तो कॉम्पिटिटर्स छोड़ के जा रहे होते हैं, मार्केट साइज कम होता रहता है और आपका शेयर बढ़ते रहता है। सो अब इसको कंक्लूड करते, देखिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप कुछ की पॉइंट्स को देख लीजिए, इनका आंसर कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। एनालिसिस में मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखा दे रहा हूँ। सेल्स वॉल्यूम के बारे में बताया कि 2.3 मिलियन फेवरेबल वहाँ पे आया। ओके, फिर आपको बता रहा है क्वांटिटी और मिक्स के बारे में, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस कितना आया और सेल्स मिक्स वेरिएंस कितना आया। वेरिएंस का रिजल्ट लिख रहे हैं बेसिकली। फिर क्वांटिटी वेरिएंस का दो पार्ट है ना, मार्केट साइज और शेयर। तो मार्केट शेयर वेरिएंस के बारे में बोला और मार्केट साइज वेरिएंस के बारे में बोला। मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इन्होंने जस्ट वेरिएंस जो आया उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, जस्ट नोटेड द वेरिएंसेस। ओके, उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, इन पैरा फॉर्म। नाउ कैसे मतलब बात का बखान किए हैं, देखिए कह रहे हैं इट अपियर्स दैट अकाउंटेंट हैज कमिटेड अ ब्लंडर इन कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस रिलेटेड टू सेल्स। सो ब्लंडर कर दिया अकाउंटेंट ने, गजब बात बोल रहे हैं आप। ऐसा क्या ब्लंडर कर दिया? ही और शी कम्प्लीटली इग्नोर्ड द प्राइस वेरिएंस विच इज़ अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द एनालिसिस। सो प्राइस वेरिएंस आपका वर्किंग में किया हुआ, उसके बारे में भी बता दिया। ऐसे हम लोग नहीं लिखते, हम लोग का इतना ऐसा नहीं होता, ब्लंडर कर दिया। हम लोग लिख देंगे कि अकाउंटेंट ने प्राइस वेरिएंस और वैल्यू वेरिएंस को कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, तो प्राइस वेरिएंस ये है, बस हम यही बता देंगे। और रिवाइज स्ट्रक्चर पूरा एक वापस से चार्ट बना दिया इन्होंने, जिसमें टोटल वाला प्राइस वाला नया इंक्लूड कर दिया। ओके, सो ये चार्ट आप भी बना सकते हो, आपको क्लिक किया तो, नहीं तो वो दो वेरिएंस पैराग्राफ फॉर्म में लिखने से भी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि चार्ट बनाने से आंसर कंप्लीट होगा। सो पहला पैराग्राफ में एज सच हमने कोई भी एनालिसिस नहीं किया, हमने जस्ट कमेंट किया है। ठीक है, हमने कोई एज सच बहुत ज़्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, और वर्किंग यहाँ पे भी दिखाए हुए हैं। अब स्ट्रेटेजिक इनपुट मेन है हमारा। ओके, देखिए ओशु भाटिया पूछ रहे हैं सर 10 मार्क्स के लिए कितना लिखें। सो आइडिया इज़ नॉट टू कॉपी पेस्ट, ये पूरा करने जाएंगे ना तो 10 मार्क का हिसाब नहीं बैठेगा। मार्क के लिए आपको एग्ज़ाम में 15 मिनट ही मिलेगा, तो उस 15 मिनट में आप कितना ही लिख लेंगे, तो पूरा देख देख के भी लिखोगे तो 15 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा।
सो आपको थोड़ा सा वर्किंग करना है, जो मैंने आपको दिखाया प्राइस का वर्किंग और वैल्यू का वर्किंग, और कैलकुलेटर में वेरीफाई कर लेना है कि बाकी सब सही निकले हुए कि नहीं। और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है स्ट्रेटेजिक इनपुट, उसी पे आ जाना है, जो है यहाँ से शुरू हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक इनपुट में इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग वॉल का आप देखिए 2 लाख यूनिट का डिमांड था। अगेंस्ट दिस एक्चुअल सेल्स हैज बीन 270, even after adjustment of sales mix that could have resulted in proportional sales volume of 210। सो ये क्या बता रहा है, देखिए 2 का 270 कैसे बता रहा है, इन लोग कमेंट कैसे कर रहे हैं, आप वहाँ से देखो, यहाँ से वर्किंग से देखो। 2 लाख 270 मतलब ये वाला, दे आर कंपेयरिंग द वॉल्यूम 2 का 270, और फिर बीच में मिक्स को भी इन्वॉल्व करें, जैसा मैंने आपको बोला था ना 0.21 से भी कंपेयर कर सकते हो आप, तो वही हो रहा है 0.21 माने 2,10,000। और फॉलो करो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग वॉज 2 लाख यूनिट्स, राइट। अगेंस्ट दिस द एक्चुअल सेल्स हैज बीन 2,70,000 रोल्स, even after adjustment for the sales mix that could have resulted in a proportional volume of 2,10,000 units. The actual sales 28.57% higher than the projection. Actual contribution is lower than the standard contribution of 50। इतना के जगह मैंने जो शॉर्टकट आपको बोला था, आपको वो लिखना चाहिए, ये सब लैंग्वेज में उलझिए नहीं। आपको लिखना है क्या कि कंपनी हैज़ रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस फ्रॉम 50 to 47.5 in order to sell more of industrial flooring. So the expected sales of that was 2 lakh, but company could sell 2,70,000। आपको बस इतना ही लिखना है। So the reason behind extra sale has been reduction in price। So इसको को बस क्वेश्चन में अब यहाँ पे सही बात यहाँ पे लिखा है, Z may have cut its selling price to maintain or gain market share। और एक नया इंटरप्रिटेशन यहाँ पे अच्छा डाला है, जो मैंने बोल्ड किया है कि इट इंडिकेट्स दैट इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स आर इन द ग्रोथ फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स टू बी मेड इन फ्यूचर ईयर्स। ओके, हो सकता है फ्यूचर में और ज़्यादा हम इससे कमाएंगे। और वैसे ही अब रेसिडेंशियल के लिए लिखा है, पहला पैरा पूरा इंडस्ट्रियल के लिए है, ये पहला पैरा पूरा इंडस्ट्रियल के लिए है, और दूसरा पैरा पूरा डोमेस्टिक के लिए है। सेम लैंग्वेज रिपीट किया हुआ है कि वॉल्यूम आपका यहाँ पे कम हुआ इन स्पाइट ऑफ रिडक्शन इन प्राइस। सो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ बस खाली के मेन चीज़, ZM में हैव सोल्ड दीज एट सब्सटैंशियली रिड्यूस प्राइस टू इंक्रीज द वॉल्यूम, और फिर भी वॉल्यूम नहीं पा पाया, तो ये डिक्लाइन स्टेज में है। ओके, फिर यहाँ पर अब और भी इनपुट्स दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि रेसिडेंशियल वाले अब आपका प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे होंगे, मार्केट में कंज्यूमर कहीं और शिफ्ट हो रहा है, तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट कुछ आया है, या न्यू एंट्रेंट्स आए हैं जो और भी लोअर प्राइस पे दे रहे होंगे, ऐसा कुछ हुआ है। सो ये एक इंटरप्रिटेशन यहाँ पे और दिया हुआ है। मार्केट साइज़ क्यों रिड्यूस हुआ, मार्केट साइज़ has reduced from an expectation of 80 lakh to 70 lakh rolls. Therefore, market size has shrunk significantly by 12.5%. This is a threat to profitability of the business. The management to understand the reasons behind this shrinkage. For example, it may be dwindling demand, maybe on account of cheaper substitutes available for flooring rolls. Management has to take cognizance of this threat to business. A positive for ZM is that उनका market share बढ़ा है. An increase in market share would have substantial impact, beneficial impact on company's profitability. Also, despite the shrinkage in market size, demand for industrial flooring roll seems to be on the rise. Market size घट रहा है तो क्या हुआ, domestic वाला का demand घट रहा है, but industrial का demand बढ़ रहा है, तो this could be an opportunity for the management to consider for industrial flooring rolls. तो जो मैं कीज टर्म्स मार्क कर रहा हूँ वही आपके काम का है। ओके, और एज एक्सप्लेन्ड अबव, द इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल्स सीम टू बी इन ग्रोथ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल
while the domestics seem to be in decline stage. Industrial flooring rolls have a higher contribution margin per roll as compared to domestic residential rolls. Accordingly, ZM may consider, ये important है, phasing out domestic flooring rolls and concentrate on industrial flooring rolls. In view of shrinking market conditions, it would be more profitable to phase out the weaker product and concentrate on fast moving profitable product. At the same time, since domestic rolls still has significant demand, the strategy to phase out may have to be done in a well planned manner. In view of shrinking market size, ZM should not end up losing its market share due to phasing out domestic flooring rolls. मतलब इमीडिएटली कल का कल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ डिमांड तो एग्जिस्ट करता है ना. तो कैश का वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, जब तक बेच सको बेचना चाहिए. तो वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको देख लेना चाहिए कि उसमें लॉस तो नहीं हो रहा है. और लॉस तो नहीं हो रहा है, मार्जिन तो आ ही रही है. रेवेन्यू सेल प्राइस थोड़ी है यहाँ पे, तो सब कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है. सो इफ़ यू सी देयर इज़ ऑफ कोर्स सम मार्जिन. 40 की जगह 27 आ रहा है, बट मार्जिन तो आ ही रहा है ना. तो आउटराइट कल से कल बंद नहीं करना है. मैंने एकदम सिंपल टर्म्स में शॉर्ट में आपको यहीं पे बोल दिया था. मैं नीचे में पढ़ने बाद में गया खाली वेरीफाई करने के लिए. आंसर एग्जाम में क्या लिखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ. पहला पैराग्राफ ये वर्किंग नोट, दूसरा पैराग्राफ ये सेल्स वैल्यू और सेल्स प्राइस. नेक्स्ट उसके बाद बाकी वेरीफाई कर लोगे सब ठीक है कि नहीं कैलकुलेटर में. नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट आई डिड फॉर यू. नाउ यू आर राइटिंग सम कमेंट्स. श्रीतास आंसर लिखोगे स्ट्रेटजिक इनपुट्स या एनालिसिस ऑफ सेल्स वेरिएंसेस, बस ऐसे ही लिखोगे. ओके उसमें पहला पॉइंट ये लिखोगे कि टोटल सेल्स वेरिएंस आप देखिए यहाँ पे एडवर्स हुआ है. सेल्स प्राइस वेरिएंस यहाँ पर क्या हुआ है 8.085 एडवर्स ही आया है. तो अकाउंटेंट ने सेल्स प्राइस वेरिएंस को मिस कर दिया, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस. नाउ फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स प्राइस वेरिएंस वी कैन सी दैट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट द company has reduced price to sell more from 2 lakh to 270,000 units. It could be achieved by reducing price from 50 to 47.5. Rather you can say my rate of, it's not exactly the price variance, it's actually the rate of contribution variance. So the company has reduced price, because of which the rate of contribution has reduced by 2.5. So company has reduced some price, because of that is it has been able to sell more, and the rate of contribution definitely will increase, will decrease if you reduce the price. तो ऐसे आपको लिखना है कि इंडस्ट्रियल में प्राइस घटा के डिमांड ज़्यादा रेज किया, और डोमेस्टिक में आपको बताना है कि देखिए आपने प्राइस घटाया तो भी डिमांड अचीव नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे डिमांड कहीं और शिफ्ट हो रहा है. सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रियल इज़ इन आवर ग्रोथ फेज एंड डोमेस्टिक इज़ इन आवर डिक्लाइन फेज. फिर नेक्स्ट पैरा में आप लिख सकते हो कि ओवरऑल मार्केट साइज भी श्रिंक हो रहा है, बट हमारा मार्केट शेयर तो बढ़ा है. तो कंपनी को ये सोचना चाहिए कि मार्केट साइज क्यों श्रिंक हो रहा है, और उसके ऊपर काम करना चाहिए. ये एक थ्रेट हो सकता है कोई चीपर सब्स्टिट्यूट आ गए हैं जहाँ पर मार्केट डाइवर्ट हो रहा है. और जब मार्केट छोटा हो रहा होता है तो धीरे धीरे वीकर प्रोडक्ट को फेज आउट कर देना चाहिए, यानी कि डोमेस्टिक को फेज आउट कर देना चाहिए. बट फेज आउट करते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हटाक से फेज आउट ना हो, सडन फेज आउट ना हो, वेल प्लान्ड वे में फेज आउट हो, और उसका कैपेसिटी वगैरह भी आप कहीं और यूज़ कर सके. क्योंकि अभी डोमेस्टिक कुछ डिमांड रखता है, तो आपका इमीडिएटली कल का कल फेज आउट नहीं करेंगे, यही आपको लिखना है. सो इसी को आप ब्रेक करके लिखोगे, ठीक है. सो कैसे लिखोगे एक बार फिर से मैं बोल दूं कि पहला पैराग्राफ में क्या करोगे आप, थोड़ा सा वेरिएंस कैलकुलेशन कर लोगे पहला. दूसरा में क्या करोगे आप वेरिएंस का थोड़ा सा रिपोर्टिंग करोगे. रिपोर्टिंग मतलब यहाँ पे एडवर्स हुआ, यहाँ पे फेवरेबल हुआ. तीसरा में आप थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करोगे. इंटरप्रिटेशन मतलब अब आप बताओगे कि एक बार इंडस्ट्रियल में क्या हुआ, देखो कैसे प्राइस घटाकर वॉल्यूम बढ़ाया गया. फिर डोमेस्टिक का बताओगे कि यहाँ पे देखो प्राइस घटाकर भी वॉल्यूम अचीव नहीं हुआ. अब आपका स्ट्रैटेजिक इनपुट चालू हो रहा है. स्ट्रैटेजिक इनपुट यहाँ पर चालू हो रहा है. ये पहला 3 एनालिसिस में ही चला गया. स्ट्रैटेजिक इनपुट नंबर 1 है कि आप लाइफ साइकिल से रिलेट करो. ये एक एकदम यूनिक चीज़ हो गया, लाइफ साइकिल फेज बता रहे हो. ये पहले हम लोग कभी किसी सब में किए नहीं है. इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक का आप लाइफ साइकिल फेज बता रहे हो कि इंडस्ट्रियल वाला किस फेज में है
और डोमेस्टिक वाला प्रोडक्ट किस फेज़ में है। इंडस्ट्रियल वाला ग्रोथ फेज़ में लग रहा है और डोमेस्टिक वाला डिक्लाइन फेज़ में लग रहा है। लाइफ साइकिल बता दिया। सेकेंड स्ट्रैटेजिक इनपुट आपने बताया कि मार्केट साइज़ घट रहा है। मार्केट साइज़ और शेयर के बारे में फिर भी हम शेयर अच्छा कर पा रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश ना हो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट साइज़ घट रहा है तो इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी, सो वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। थर्ड नंबर आपको बताना चाहिए कि अब कंपनी को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ फेज आउट कर देना चाहिए वीक प्रोडक्ट्स को इन अ वेल प्लान मैनर। वीकर प्रोडक्ट्स को फेज आउट कर देना चाहिए और अपना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिसोर्सेज देना चाहिए। आप ऐसा सोच सकते हो कि जो इसका कैपेसिटी खाली हो वो इंडस्ट्रियल में डाल के ज़्यादा फ़ायदा होगा क्या। सो यू कैन जस्ट राइट अबाउट दिस थिंग्स। सो इफ़ इट इज़ 10 मार्क्स डोंट वरी। 10 मार्क्स मैंने 10 पॉइंट ऐसा नहीं। 10 मार्क्स मतलब आपको जितना समझ में आया उतना ही लिखेंगे। 10 मार्क्स मतलब क्वांटिटी कितना लिखना है वो कहीं डिफाइंड नहीं है। ओके, सो यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? ओशु भाटिया has asked one question, let me read. इस टाइप क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर लगा इजी है तो आपको समझ में आ रहा है तो आप अभी अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट फर्स्ट से कोई मतलब नहीं। हमने एक पेपर सॉल्व करके दिखाया था आपको, एक वीडियो है हमारा, हाउ टू स्कोर 85 इन SCM, आप वो वीडियो देखिएगा। उसमें बंदे ने फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में ही किया हुआ है। सो ऐसा कुछ नहीं कि वो लास्ट में कोई बड़ा क्वेश्चन को करना है या फिर कमेंट क्वेश्चन को लास्ट में करना है। पूरा पेपर ही कमेंट बेस्ड है तो क्या करोगे, किसको लास्ट में लेके जाओगे? सो you just need to understand what is required and you cannot copy paste from whatever is given in your institute solution. That is the only trick. Fine. Okay, any other question? No question? So I am starting with next question, the second question which I was supposed to discuss with you. That is a question from Total Quality Management. Yeah. So now I am doing with you this question of total quality management, one very easy question only, which came in MTP May 20. Okay, it doesn't require my assistance since it is an easy question, but still a new question, so I am doing it. चलिए आइए फॉलो करते हैं. The CEO of P Limited is concerned with the amount of resources currently spent on customers' warranty claims. Each box of its product is printed with the logo "Satisfaction Guaranteed" or your money back. P is having difficulty competing with X Limited because it does not have the reputation for high quality that X Limited enjoys. Since the warranty claims are so high, the CEO of P Limited would like to assess what costs are being incurred to ensure the quality of the product. CEO जानना चाहता है कि क्या क्या cost incur करना पड़ेगा. Following information is collected from various departments within the company relating to 1819. Warranty claims, ये सब 1819 का डिटेल है कि ये सब कॉस्ट इनके यहाँ लगता है. वारंटी क्लेम्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, रीवर्क, लॉस प्रॉफिट फ्रॉम लॉस कस्टमर ड्यू टू इम्पेयर्ड रेपुटेशन,
cost of rejected units, sales return processing, testing. So these are the costs that company already incurs. Next, for the year 1920, CEO is considering spending the following amount on a new quality program. So he will incur on inspection, re-engineering the production process, supplier screening and certification, and preventive maintenance on plant equipment. So if these are incurred, what will happen? P expects the new quality program to save costs by the following amount. So reduction in lost profit from lost sales due to impaired reputation. रिडक्शन इन लॉस प्रॉफिट फ्रॉम लॉस सेल्स ड्यू टू इम्पेयर्ड रेपुटेशन. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए पहले कितना था, वो लॉस प्रॉफिट वाला 8,10,000 था, वो हो जाएगा अभी रिडक्शन इन लॉस प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉस सेल्स ड्यू टू इम्पेयर्ड रेपुटेशन 8 लाख का रिडक्शन हो जाएगा. मतलब वो 8,10,000 से 10,000 पहुँच जाएगा, तो 8 लाख का सेविंग्स आएगा. रिडक्शन इन रिवर्क कॉस्ट 2,50,000. पहले कितना था रिवर्क कॉस्ट? 3 लाख. तो 3 लाख से 250 घट जाएगा, तो 50,000 पे वो आ जाएगा. वैसे रिडक्शन इन वारंटी कॉस्ट और रिडक्शन इन सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग है. सो जस्ट एक जनरल आइडिया के लिए कि टोटल सेविंग्स कितना आ रहा है आप चेक करिए. 8, 2.5, 3.25 एंड 1.5, विच इज़ कमिंग 15.25. और यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है. नया क्वालिटी मैनेजमेंट का टोटल कॉस्ट 7.5, 1.2, 8.7 और 9,70,000 आ रहा है. सो वी आर इनकरिंग एक्स्ट्रा 970 and we are able to save 15.25. So what is question asking? Prepare a cost of quality statement for year 18-19 showing the percentage of total cost of quality incurred in each cost category. कैटेगरी 4 होते हैं ना, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर. सो आपको करना क्या है, 18-19 का कॉस्ट में एनालिसिस करना है कि उस 4 हेड में कौन कौन सा जाएगा और सबको टोटल का परसेंट बनाना है. सो बहुत ईजी है. वारंटी क्लेम जाएगा एक्सटर्नल फेलियर में, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट प्रिवेंशन, रिवर्क कॉस्ट इंटरनल फेलियर, लॉस प्रॉफिट एक्सटर्नल फेलियर, कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट इंटरनल फेलियर, सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग एक्सटर्नल फेलियर, टेस्टिंग इज अप्रेजल. सो आप क्या करोगे, जैसे पहला हेडिंग दे दो प्रिवेंशन कॉस्ट, उसके अंदर नाम लिख दो एम्प्लॉय ट्रेनिंग, अमाउंट लिख दो 120 और एक कॉलम बना के रखो जो टोटल का परसेंट होगा. तो इन सब का टोटल कितना आ रहा है आप वो देख लो. 425, 120, 300, 810, 50, 175, 170, ये सब टोटल करके आ रहा है 20,50,000. ओके, तो यू कैन राइट परसेंट. प्रिवेंशन कॉस्ट हेडिंग दिया, उसके नीचे लिखा एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट और अमाउंट है 120 और 120 के बगल में टोटल का परसेंट, दैट विल बी 120 डिवाइडेड बाय 20,50,000. सो इट इज़ कमिंग इंटू 100 करके 5.85%. ऐसे करके नेक्स्ट अप्रेजल हेडिंग बनाओगे, उसमें जो अमाउंट जाना है वो लिखकर उसका परसेंट. फिर एक्सटर्नल फेलियर में 3 अमाउंट है, इंटरनल फेलियर में 2 अमाउंट है. सो दैट वे यू हैव टू डू एंड इट इज़ वन ऑफ वेरी इजी कैलकुलेशन. 3 मार्क्स के लिए यू कैन सी प्रिवेंशन में 1, अप्रेजल में 1, इंटरनल फेलियर में 2, एक्सटर्नल फेलियर में 3, और इन सबको मिला के इस एक परसेंट भी यहाँ पे बता दिया जा रहा है आउट ऑफ टोटल 20,50,000 का. ओके, सो यही प्रेजेंटेशन करना है. नेक्स्ट आ रहा है आपका सेकंड वाला चीज़. सेकंड में क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ न्यू क्वालिटी प्रोग्राम शोइंग हाउ द क्वालिटी इनिशिएटिव विल अफेक्ट ईच कॉस्ट कैटेगरी. सो आपको करना क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है न्यू प्रोग्राम का और उसमें बताना है हाउ द क्वालिटी इनिशिएटिव विल अफेक्ट ईच कॉस्ट कैटेगरी. सो बेसिकली आप ये इसमें भी कैटेगराइज कर दीजिए कि आपका क्या क्या में कॉस्ट जा रहा है. जैसे इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल आपका अप्रेजल कॉस्ट है, री इंजीनियर प्रिवेंशन कॉस्ट है, सप्लायर स्क्रीनिंग प्रिवेंशन कॉस्ट है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी प्रिवेंशन कॉस्ट है. ठीक है, तो प्रिवेंशन कॉस्ट 9 सब मिला के 970 हम इनकर कर रहे हैं और सब मिला के हम सेव कर रहे हैं 1525. तो टोटल सेविंग्स कितना आ रहा है, 1525 माइनस 970 करेंगे तो दिस इज कमिंग 5,55,000. तो नेट सेविंग्स तो आएगा ना. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में नेट सेविंग्स आ रहा है 555.
So that means this program is viable. This means that program is viable. 555 मतलब हो गया program is viable. Net savings 555 मतलब program is viable. अब आपको वो present करना है, showing how it will affect each cost category. So you should write everything in your cost category manner. कैसे? वो तीन जो cost था आपका preventive में और appraisal में एक था, ओके, और उसके बाद आपका रिडक्शन इन रिवर कॉस्ट और रिडक्शन इन लॉस प्रॉफिट फ्रॉम लॉस सेल्स, ये भी आपका जो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ था, इसमें भी ये यहाँ पर भी कैटेगराइजेशन करना है. इन लॉस प्रॉफिट वाला फ्रॉम लॉस सेल्स एक्सटर्नल फेलियर, और रिडक्शन इन रिवर्क इंटरनल फेलियर, रिडक्शन इन वारंटी एक्सटर्नल फेलियर, सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग एक्सटर्नल फेलियर. सो एक्सटर्नल फेलियर का 3 कॉस्ट आपका सेव हो रहा है, इंटरनल फेलियर का 1 कॉस्ट सेव हो रहा है. आप इनकर करें प्रिवेंशन में 3 और अप्रेजल में 1. तो आपको बस ये कैटेगरी वाइज प्रेजेंटेशन करना है. यहाँ पे जो लाइन लिखा है ना कि हाउ इट विल अफेक्ट ईच कॉस्ट कैटेगरी, दैट मीन्स प्रेजेंट कैटेगरी वाइज. इसका मतलब सिंपल सा बात ये है, प्रेजेंट कैटेगरी वाइज. आप प्रेजेंटेशन में जस्ट सारा कॉस्ट को ऐड कर दिया, सारा सेविंग्स को ऐड कर दिया, वो नहीं करना है. आपको कैटेगरी वाइज जैसे प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है वही करना है. ओके, सो आपका जो सेविंग्स आ रहा है वो पॉजिटिव में लिखा हुआ है और जो कॉस्ट आ रहा है वो नेगेटिव में लिखा हुआ है करके नेट सेविंग्स 555 दिखाया हुआ है. ओके, सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया. देखो एक और कुछ कीवर्ड्स का भी खेल होता है ना आप लोग के यहाँ. प्रिपेयर मतलब क्या होता है पता है? जस्ट कैलकुलेट, डोंट डू एनी कॉमेंट. आप देखो प्रिपेयर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कोई कमेंटिंग नहीं किया इन्होंने, खाली कैलकुलेट करके छोड़ दिया. एनालाइज लिखा होता ना तो फिर नीचे कमेंट्स लिख रहे होते कि इसका ज़्यादा परसेंट है, इसका कम है, कंपनी को ये सोचना चाहिए, वो सोचना चाहिए. इवैल्यूएट भी लिख सकता था. इवैल्यूएट लिखता तो फिर और नीचे कमेंट्स लिखना पड़ता कि इतना इनकर करके इस हेड पे कंपनी का ये कारण से सेविंग्स हो रहा है तो प्रपोजल इम्प्लीमेंट करना चाहिए. प्रिपेयर माने जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज just calculate. okay, you don't need to give any comment. अब नेक्स्ट बोल रहा है स्टेट. स्टेट का मतलब क्या होता है पता है? स्टेट मतलब जस्ट सीधा सीधा बताओ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस मत करना, सीधा सीधा बेसिक्स बताओ. स्टेट हाउ द मैनेजर ट्रेड ऑफ्स अमंग 4 कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट. तो एक बेसिक आपको बताया हुआ है क्वालिटी कॉस्ट में. There is something called as cost of conformance. There is something called as cost of non-conformance. Conformance माने prevention appraisal. Non-conformance माने internal failure, external failure. So what you have to do is when you incur more and more cost on cost of conformance, you tend to save on cost of non-conformance. तो जितना आप appraisal prevention में खर्च करते हो उतना आप failure cost में savings करते हो. इसी को ट्रेड ऑफ बोलते हैं. ट्रेड ऑफ का मतलब यही है, इधर देगा तो उधर बचेगा. ठीक है, कन्फॉर्मेंस पे खर्चा करो तो नॉन कन्फॉर्मेंस में सेविंग्स होगा. और वही हुआ ना यहाँ पर. खर्चा किस पे किया? प्रिवेंशन अप्रेजल पे खर्चा किया. और सेविंग्स किस में आया? इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर में आया. तो एक और इसमें इंटरप्रिटेशन में एक अच्छा पॉइंट बोला है. बोल रहे हैं कि अगर कंपनी का इनकर भी होना तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट फिर भी पोसाता है, मतलब चलता है. एक्सटर्नल फेलियर होने से पूरा रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ती है, जो कॉम्पिटिटर्स को भी खबर फैला देता है. सो इफ़ एनी फेलियर कॉस्ट हैज़ टू बी बोर्न, इंटरनल फेलियर इज़ बेटर देन एक्सटर्नल फेलियर, बिकॉज एक्सटर्नल फेलियर में कस्टमर इन्वॉल्व हो जा रहा है. सो कंपनी का करंट में एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा है. यदि आप इंटरप्रिटेशन लिखेंगे ना तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा है. तो देयर इज़ अ कंसर्न ऑफ रेपुटेशन ऑफ क्वालिटी हियर. सो दैट कैन बी ओनली मेट बाई इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर ऑन कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस. बस ऐसे ही कमेंट लिखना है. और एक बात बस लिख सकते हो, ये भी आपको सिखाया हुआ है कि जितना चीनी डालो उतना मीठा. याद है ना? ज़ीरो डिफेक्ट लाने के लिए कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस समटाइम्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए होता है. उतना रिसोर्स हमारे पास अरेंज करने का शक्ति ना भी हो, इसलिए कंपनी को एक टॉलरेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस इनकर करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मेरा फेलियर कॉस्ट ज़ीरो हो जाए. ओके, सो इसी के बारे में कमेंट में देखिए 4 मार्क का है तो अंदाज लगा लीजिए 4 पॉइंट लिखना है. तो पहला में इन लोगों ने डेफिनेशंस बता दिया. व्हाट आर प्रिवेंशंस एंड अप्रेजल कॉस्ट. व्हाट आर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट उसके बारे में बता दिया. फिर बता रहे
While preventive and appraisal costs would not directly improve the quality of product, they reduce internal failure cost. उससे ऐसे क्वालिटी नहीं बढ़ता बट इंटरनल फेलियर कॉस्ट कम हो जाता है. इसी को ट्रेड ऑफ बोलते हैं, इसी को ट्रेड ऑफ बोलते हैं. ठीक है. और एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है बस, इट फॉलोज दैट इंटरनल फेलियर कॉस्ट मे बी प्रेफरेबल टू एक्सटर्नल फेलियर बिकॉज एक्सटर्नल फेलियर अफेक्ट्स द कंपनीज ब्रांड इमेज. तो वो लाइन आप नहीं भी लिख सकते हो बट ट्रेड ऑफ जरूर बताना है कि इसको इनकर करने से क्या फ़ायदा होता है. ओके. और फिर आपको ये भी बोल देना है कि इंश्योरिंग ज़ीरो डिफेक्ट में रिक्वायर ह्यूज रिसोर्सेज एंड मे बी कॉस्टली. इसलिए आपको एक रीजनेबल थ्रेशोल्ड लिमिट पता कर लेना चाहिए जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है. तो इसको हमने बोलते हैं वो टॉलरेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट्स आपको पता करके रखना चाहिए. ओके. और एक और बात है कि TQM फोकस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ओके. सो it creates an awareness of quality that the company comes to expect from various processes. Things need to be done right first time, consequently eliminating defects and waste from operation. At the same time, in-depth knowledge of business process provides information that can help the management set acceptable threshold limits for reasonable level of defect it is willing to bear. So ये कह रहा है बस कि आप ये टॉलरेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट को कैसे सेट करोगे. तो बोल रहे कि ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के हिसाब से आपको चलाना है. एक लेवल ऑफ टॉलरेबल डिफेक्ट आप सेट करके कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते जाइए, अपने आप को बेस्ट साबित करिए. और इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस ही आपको हेल्प कर पाता है कि आपका क्या लेवल होना चाहिए. आपको कल्चर लाना पड़ेगा, थिंग्स टू बी डन राइट फर्स्ट टाइम. तो मुझे लगता है, जैसे इनका आंसर मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, बट मुझे लगता है मैं होता आपके जगह तो ये आंसर मैं कैसे लिखता और एकदम एक्यूरेट होता वो होता कि मैं सीधा यहीं से शुरू करता. कंपनी का आंसर लिखने का स्टाइल जो होता मेरा यही वाला होता कि प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, और इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस. एंड इट इज़ अ जनरल रूल दैट द मोर वी इनकर ऑन कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस द अमाउंट वी सेव ऑन कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस. ये वाला ट्रेड ऑफ मैं ज़रूर बताता, इसी के ऊपर फोकस करता. और एक दूसरा ज़रूर बताता कि टॉलरेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट्स हमारे क्या हैं. टॉलरेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट्स हम लोगों को सेट कर लेना चाहिए बिकॉज अचीविंग ज़ीरो क्वालिटी रिक्वायर्स ज़ीरो डिफेक्ट रिक्वायर्स ह्यूज रिसोर्स. ओके. अचीविंग ज़ीरो डिफेक्ट रिक्वायर्स ह्यूज रिसोर्स. और लास्टली, quality improvement is a continuous program, so the entire organization need to be made aware of the quality program and over the time we can achieve zero defect also. ये भी आप बोल सकते हो या नहीं भी बोल सकते हो. मैं आपके जगह होता तो यही 2 पैरा लिख के आ जाता. ओके. और इंस्टीट्यूट के हिसाब से चले तो इन्होंने 4 पैरा को हाईलाइट किया है. एक प्रिवेंशन अप्रेजल, एक ट्रेड ऑफ, दूसरा टॉलरेबल इफेक्ट, और चौथा इन्होंने हाईलाइट किया ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाले चीज़ को. ओके. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाले चीज़ को कि आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है, क्वालिटी अगर इम्प्रूव करना है तो, और वो एक बार में कभी भी नहीं हो सकता. और उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रोसेस होना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं अपना प्रोसेस को इम्प्रूव करने में और डिफेक्ट लेवल को और कम करने में हेल्प करता है. सो आप 4 पॉइंट लिखो या 2 लिखो. एग्ज़ाम बोलता है कि कीवर्ड सारे आ जाएं. अब कीवर्ड सारे आ जाएं मतलब प्रिवेंशन अप्रेजल कीवर्ड है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस कीवर्ड है, ट्रेड ऑफ हो रहा है कैसे ये बढ़ाने से वो घट रहा है वो कीवर्ड है, टॉलरेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट कीवर्ड है. एंड ऑफ कोर्स हमें 4 में 4 नहीं यार, 3 तो दो. ठीक है. मुझे थोड़ी कोई सपना आएगा कि आप जो सोच रहे हो वही मैं सोचूं. कोई सोचा हुआ चीज़ पूरा मैच कराने से आप मार्क्स दोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना. सो आपको एग्ज़ाम में इस लाइन को पढ़ के जो क्लिक करेगा आप तो वही लिखोगे ना, हाउ द मैनेजर ट्रेड ऑफ्स अमॉन्ग द 4 कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट. तो ट्रेड ऑफ का मतलब यही है कि 2 पे खर्च बढ़ाओ तो 2 बचता है. बस यही आपको बताना है और कुछ ज़्यादा एनालिसिस में नहीं जाना है. और ये आप ज़रूर बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हम लोग प्रिवेंशन अप्रेजल पे खर्च नहीं करें क्योंकि ज़ीरो डिफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली होता है. हो गया ये क्वेश्चन ख़त्म. ईजी क्वेश्चन था. पहला 6 मार्क तो बहुत आसान था. लास्ट का 4 मार्क हर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपका ऐसे कुछ ना कुछ समझ लीजिए 60-40 रेशियो में थ्योरी के साथ साथ कुछ इंटरप्रिटेशन कुछ प्रैक्टिकल ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा ही. इससे आप एस्केप नहीं कर सकते हो. इसके लिए एक ही तरीका है कि क्वेश्चन पढ़ो
और अपने आप सोचो कि आप अपने जगह होते तो क्या करते। आप यदि ये सोचोगे कि बस जो लिखा हुआ है वही लिखना है, ऐसे नहीं होगा। आपको अपना आंसर लिखना ही पड़ेगा कि मैं होता तो क्या लिखता, और फिर आपको देखना है कि आप जो सोचे वो पॉइंट्स इसमें है कि नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा है तो कभी कभी आपको पढ़ के लगेगा वो एब्सर्ड है, कभी कभी आपको लगेगा नहीं जेन्युइन है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, आप भी सीख लेना। और अगर एब्सर्ड लगे तो उसको इग्नोर करके भी चल सकते हो। इंस्टीट्यूट खुद बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। आप इंस्टीट्यूट खुद बोल रहा है आप क्लियर कंसाइज आंसर लिखिए, हम आपको मार्क्स देंगे। ओके। सो हो सकता है कभी कभी चेकर हमारा ऐसा होता है, मतलब जो कॉपी चेक करेंगे वो ऐसा होता है कि वो मिला रहा है कि ये पॉइंट्स है, तो फिर उसी को मार्क्स देना है, वो नसीब का बात है, उसमें अपने कुछ कर नहीं सकते। तो चेकर हो सकता है 4 पैराग्राफ खोजेगा, बट मेरे नज़र में 2 पैराग्राफ भी इस आंसर के लिए इनाफ है। 2 पैराग्राफ में ट्रेड ऑफ और टॉलरेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट्स की हम बात करेंगे। ओके। सो दोस्तों, इसी के साथ मेरे तरफ से ये सेशन ख़त्म हुआ। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इवन इसमें जो भी MTP May 20 जो आया उसमें कई सारे क्वेश्चंस कॉमन आए, तो आप एक बार MTP May 20 ICAI वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद 3 घंटा बैठ के लिखो, देखो 3 आवर्स में पूरा पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तो 2 क्वेश्चन आपने ये जान लिया मेरे साथ, तो जान भी लिया ना, फिर भी देखो टाइम बाउंड एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि 3 घंटे में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। अपने पसंदीदा क्वेश्चंस को चुनो, वही 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना होता है एग्ज़ाम में, वो 5 क्वेश्चन को 3 घंटा बैठ के एक बार लिख के देखो। ऐसे ओरली पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी नहीं आएगा कि मेरे से एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है। सो ये मेरा सजेशन है, एंड विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू so much for lending me your ears, and I hope you a safe time. Be safe as much as you can. Thank you.